हाँ, तो यहां पर देखिए कि थोड़ा सा अपन रुक करके पहले रिएक्शन को बैलेंस किस तरह से करना है वो सीख लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रिएक्शन को बैलेंस किस तरह किया जाता है C3 साइकिल में। तो मैं आपको जो पहले रिएक्शन बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज C6H12O6। अभी आप यहां पे बराबर ध्यान दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, बट कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन तो एक ही है और ग्लूकोज के पास कितने कार्बन है? 6 कार्बन। वापस मैकेनिज्म पर आ जाएं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से इंटर हुई इसके पास कितना कार्बन है? एक ही कार्बन है। और आपको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए ग्लूकोज, जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। तो आपको बैलेंस करने के लिए ये एटमॉस्फेयर से भी 6 कार्बन लीफ के अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा। यानी यू मस्ट हैव टू टेक द 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये बात समझिए आप अच्छे से। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही कार्बन होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ये अनबैलेंस सिचुएशन है। बैलेंसिंग के लिए आपको एटमॉस्फेयर से 6 कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा ताकि आपके पास 6 कार्बन हो जाए और उससे ग्लूकोज मॉलिक्यूल तैयार हो और ग्लूकोज में भी 6 कार्बन प्रेजेंट रहेंगे। सो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू मस्ट हैव टू टेक अंडर कंसिडरेशन। अब देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड को एक आरयूबीपी रिसीव कर रहा था, अब आपके पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड है तो आरयूबीपी भी 6 लगेंगे। 6 आरयूबीपी आर रिक्वायर्ड। ओके, 1 आरयूबीपी 1 CO2 जब पहले था तो 1 मॉलिक्यूल तैयार हुआ 6 कार्बन चेन का। अब आपके पास 6 आरयूबीपी और 6 कार्बन डाइऑक्साइड है तो 6 कार्बन चेन के मॉलिक्यूल्स भी कितने तैयार हो गए? यस, 6 मॉलिक्यूल। आगे बढ़िए, जब एक 6 कार्बन की चेन थी, सिंगल चेन ऑफ 6 कार्बन, एंड व्हेन दिस सिंगल चेन गेट स्प्लिट फ्रॉम सेंटर यू गेट द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। एक चेन से आपको 2 पीस मिले। अब आपके पास चेन कितने हैं? 6 चेन है आपके पास, 6 चेन हैं, सब बीच में से स्प्लिट हो गए तो आपको पीसेस कितने मिलेंगे? यू गेट 12 पीसेस ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ये 3-फॉस्फो, ये तो नाम है। ऐसे कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे? 12 मॉलिक्यूल। 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA के लिए आपने 1 ATP यूज किया था, अब आपके पास 12 3PGA है, मतलब आपको 12 ATP यूज करने पड़ेंगे। एक ATP एक मॉलिक्यूल को फास्फोरस देगा, आपके पास 12 मॉलिक्यूल है तो आपको 12 ATP लगेंगे और 12 ADP फॉर्म होंगे यहां पर इस तरह, लाइक दैट। ओके, अभी एक मॉलिक्यूल से एक 1,3-20 PGA मिला था, 12 3PGA मॉलिक्यूल से आपको 12 मॉलिक्यूल मिलेंगे 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, क्योंकि ये भी 3 कार्बन का चेन है, ये भी 3 कार्बन का चेन है। अगर ये 12 चेन है तो यहां पर भी आपके पास 12 चेन ही होने चाहिए। एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए एक NADPH2 लगा था, अभी आपके पास 12 1,3-20 है तो हर एक के लिए एक NADPH2 मीन यू गेट 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 एंड 12 NADP आर फॉर्म। NADPH2 ने क्या डोनेट कर दिया भाई? हाइड्रोजन, और क्या हो गया? रिड्यूस। तो 12 NADP आर फॉर्म। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर NADPH2 का यूज हुआ और ATP का यूज हुआ, तो ये स्टार कर देता हूं मैं इसको, ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो 1,3-20 के मॉलिक्यूल्स कितने थे आपके पास? 12। तो इससे आगे के 3PGL के भी कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 3PGAL के भी आपको कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे? 12 मॉलिक्यूल्स। ओके, अब यहां से होता है स्प्लिटिंग। यहां से 2 पाथवे अलग अलग जाती है। वन पाथवे इज मूविंग टुवर्ड्स द सिंथेटिक फेज,
इधर जो रास्ता जाएगा, इस रास्ते का नाम है सिंथेटिक फेज, क्योंकि वहां पे उस रास्ते के मंजिल जो है वो ग्लूकोज है और ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया सिंथेटिक फेज। ओके, दूसरा रास्ता जो इधर को निकलेगा, ये रास्ते की मंजिल है आरयूबीपी, यानी आरयूबीपी दोबारा रीजनरेट होगा, इसीलिए इस रास्ते का नाम दिया जाएगा रीजनरेशन, यानी दोबारा जनरेट करना। किसको दोबारा जनरेट किया जा रहा है? यस, वेरी गुड, आरयूबीपी। और सिंथेटिक फेज में सिंथेसिस किसका हो रहा है? ग्लूकोज का। तो एक रास्ता जाएगा सिंथेटिक और एक रास्ता जाएगा रीजनरेशन फेज की तरफ। ओके, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 12 molecules of 3-PGAL. Out of this 12 molecule, 2 molecule 12 में से 2 मॉलिक्यूल 3-PGAL के एक तरफ जाएंगे, 12 में से 2 मॉलिक्यूल। तो दोनों को सेपरेटली लिखता हूं मैं यहां पे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए कि किस तरह से चेंज होता है। 12 में से कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल 3-PGAL और दूसरा मॉलिक्यूल भी 3-PGAL। ऐसे कितने थे? 12। 12 में से 2 इधर चले गए और 5 मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल ऑफ 3-PGAL आर मूविंग टुवर्ड्स द RUBP, मींस टुवर्ड्स द रीजनरेशन फेज। ओके, अब ये 2 मॉलिक्यूल अपने रास्ते से जा रहे हैं। जाते जाते होता यह है कि एक मॉलिक्यूल ओरिजिनल एज इट इज रहेगा 3-PGAL का, लेकिन दूसरा जो मॉलिक्यूल है ये अपने आइसोमर में चेंज हो जाएगा। देखिए नाम क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसर, ग्लिसर यानी 3 कार्बन की चेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्डेहाइड। तो अल्डेहाइड इज कन्वर्ट इनटू कीटोन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा अपने आइसोमर में, और आइसोमर का नाम है DHAP। ये DHAP का फुल फॉर्म मैं ऊपर लिख देता हूं, देखो दिखाई दे रहा है यहां पे बोर्ड। DHAP, D फॉर डाई, H फॉर हाइड्रोक्सी डाइहाइड्रोक्सी, A फॉर एसीटोन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, और P का मतलब होता है फास्फेट। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इज आइसोमर ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो एक मॉलिक्यूल, एक सिंगल, यहां पर देखो, एक सिंगल मॉलिक्यूल अपने आइसोमर में कन्वर्ट हुआ, लेकिन दूसरे वाला जो मॉलिक्यूल है ये एज इट इज है 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब ये दोनों एक दूसरे में मिक्सअप हो जाएंगे। तो 3 कार्बन ऊपर वाले के पास है, 3 कार्बन नीचे वाले के पास, 3 और 3 कार्बन की चेन अटैच हो गई एक दूसरे से, तो 6 कार्बन का चेन फॉर्म होगा, 6 कार्बन चेन। ऊपर वाले के पास एक फास्फोरस है और नीचे मॉलिक्यूल के पास में यहां पर एक फास्फोरस है, टोटल 2 फास्फोरस है, यानी 6 कार्बन का जो चेन रहेगा इसके पास 2 फास्फोरस रहेंगे, 1 फास्फोरस अटैच ऑन द फर्स्ट कार्बन and another phosphorus attached on the 6th carbon, and functional group this chain retain is ketone, not the aldehyde. Therefore the name of next coming compound is 6 carbon chain along with ketone is called as fructose। ऐसा 6 कार्बन का चेन जिसके पास फंक्शनल ग्रुप कीटोन रहेगा उसे क्या बोलेंगे आप? फ्रुक्टोज। 2 फास्फोरस है, याद रखिएगा, फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन, तो कंप्लीट नेम बिकम फ्रुक्टोज 1,6। अलग अलग कार्बन के ऊपर है फास्फोरस, इसलिए 20 P फॉर फास्फेट, सो इट विल बिकम फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6-20 फॉस्फेट, थोड़ा कैमरा इधर कर दो,
फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कितने कार्बन की चेन है भाई? 6 कार्बन। कितने फास्फोरस है? यस, 2 फास्फोरस। ऑन विच कार्बन? फर्स्ट कार्बन एंड 6 कार्बन। अब ये 6 कार्बन का चेन 2 फास्फोरस संभाल नहीं सकती है, इसीलिए पहले कार्बन का फास्फोरस एलिमिनेट हो जाएगा। फास्फोरस इज गोइंग टू बी लॉस्ट, removed, and removal of phosphorus is known as dephosphorylation। तो यहां पर फर्स्ट कार्बन पे का फास्फोरस एलिमिनेट हो रहा है, द रिएक्शन इज डीफॉस्फोराइलेशन। अब 6 कार्बन का चेन है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप मतलब फ्रुक्टोज है, लेकिन फास्फोरस एक ही बचा, वो भी 6 कार्बन पे। तो आपके कंपाउंड का नाम क्या पड़ जाएगा यहां पे? द नेम ऑफ कंपाउंड विल बिकम फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। 6 कार्बन पर एक ही फास्फोरस प्रेजेंट है। नाउ दिस फ्रुक्टोज 6 फास्फेट अंडरगो चेंज इनटू आइसोमर, एंड द नेम ऑफ आइसोमर, ये यहां पे थोड़ा लाइट की वजह से शायद दिखाई नहीं देगा, तो आप देखिए इधर फोकस कीजिए थोड़ा सा। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट दिख रहा? ओके, तो यहां पर अच्छा ये डीफॉस्फोराइलेशन लिखा हुआ दिख रहा? ओके, यहां पे डीफॉस्फोराइलेशन के बाद में नीचे लिखना शुरू कर देता हूं, थोड़ा सा लाइट के प्रॉब्लम की वजह से। नाउ ड्यू टू लॉकडाउन पीरियड वी कैन नॉट अरेंज सम वेरी हाई टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट, सो लेट नाउ एक बार और देख लीजिए। DHAP PGL गेट कन्वर्ट इनटू मींस ज्वाइन इनटू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 6 कार्बन की चेन है, 2 फास्फोरस है, पहला कार्बन अपने फास्फोरस को एलिमिनेट कर दे रहा है। डीफॉस्फोराइलेशन के बाद आपको जो कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड का नाम रहेगा फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। ये दिख रहा, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट अंडरगो आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन मतलब 6 कार्बन का जो चेन है उसके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा था? कीटोन, अब वो चेंज हो रहा है अल्डिहाइड में। 6 कार्बन चेन कीटोन फ्रुक्टोज होता है, और 6 कार्बन चेन अल्डिहाइड के साथ क्या होता है? ग्लूकोज। यस, so this fructose 6 phosphate get changed into glucose 6 phosphate, okay, and finally what is this reaction? What is the name of this reaction? Yes, this reaction is isomerization reaction. Fructose 6 phosphate change into glucose 6 phosphate. The type of reaction is isomerization and enzyme required is isomerase. Now finally glucose 6 phosphate again undergo minus P। ये क्या लिखा हुआ है? माइनस P यानी लॉस ऑफ फास्फोरस। तो 6 कार्बन की चेन में छठे कार्बन के पास जो फास्फोरस था वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपके पास में फाइनल प्रोडक्ट बच जाएगा, एंड द नेम ऑफ दैट प्रोडक्ट इज यस ग्लूकोज, and finally it will get formed. This is the end product of C3 cycle. Actually it is also end product of C4 cycle, so you get your glucose. What is the formula? C6H12O6. So all the reaction right from this bifurcation up to glucose are called as synthetic phase. And one more important point, but more नहीं बल्कि most important point, देखिए आप 3PgAl से जैसा जैसा आगे बढ़ते बढ़ते ग्लूकोज की तरफ जाते हैं, अगर आप ग्लूकोज से रिवर्स 3PgAl की तरफ आए तो ये सारी रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, क्लीवेज, 3 phosphoglyceraldehyde DHAP. So all these reaction of synthetic phase are also called as
रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। मैं यहां पे ग्लूकोज के पास लिख देता हूं, दे आर कॉल्ड एज रिवर्सल, दिख रहा है यहां पे, रिवर्सल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। कहां से कहां तक? 3PgAl अप टू ग्लूकोज, यानी सिंथेटिक फेज के पूरे रिएक्शन रिवर्सल ग्लाइकोलाइटिक रिएक्शंस भी कहलाते हैं। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पाथवे, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन, किसका रीजनरेशन करना है भाई? यस, आरयूबीपी का रीजनरेशन करना है। तो आरयूबीपी को रीजनरेट करने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स आए? 10 मॉलिक्यूल्स, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgAl। तो अगर आप कैलकुलेट करें तो 12 में से 2 उधर गए, मतलब 1/6। 12 में से ये दोनों मीन्स 1/6। ओके, और 12 में से 10 इधर आ गए, मतलब 5/6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PgAl। नाउ दिस 3PgAl के 10 मॉलिक्यूल जो है वो बहुत सारे कार्बन फास्फोरस इंटरकन्वर्जन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी बीच में बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते चले जाएंगे, और फाइनली बीच के कुछ इंटरमीडिएट्स के नाम मैं लिख देता हूं, लेकिन सीक्वेंस कंपलसरी नहीं है, इसीलिए आप सिर्फ ये नाम याद रखिए। फॉर एग्जांपल इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, स्यूडोहेप्ट्यूलोज। देखो हेप्टा का मतलब क्या होता है? 7, तो यहां पे लिख रहा हूं स्यूडोहेप्ट्यूलोज 7-फॉस्फेट। फिर ये आपस में कैसे भी रैंडमली एक में से कन्वर्ट मिक्स होते जाएंगे, एंड यू गेट जाइलोज 5-फॉस्फेट। ये भी याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन आपने याद रख लिया तो वेल एंड गुड। जाइलोज नाउ कन्वर्टेड इनटू जाइल्यूलोज 5-फॉस्फेट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर जाइल्यूलोज 5-फॉस्फेट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RUMP फॉर्म। RUBP का फुल फॉर्म क्या था? मैं लास्ट में आपको लिखा के दिया था लास्ट लेक्चर में, राइब्यूलोज 20 फॉस्फेट। यहां पे फिर फुल फॉर्म हो जाएगा राइब्यूलोज मोनोफॉस्फेट। यानी आप देखिए कि इस RUMP के पास एक ही फास्फोरस है, MP मोनोफॉस्फेट, लेकिन यहां पर 2 फास्फोरस है। तो आपको RUMP को RUBP के लेवल में लाने के लिए दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, 6 RUMP 6 RUBP। आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पे एक फास्फोरस ऐड करना पड़ेगा, तो मोनो +1 बिकम 20 और बाय, और वो फास्फोरस ला करके कौन देगा? दैट फास्फोरस विल कम फ्रॉम ATP। yes, ATP, adenosine triphosphate, which form in the light reaction। okay, तो एक RUMP को एक ATP लगेगा। आपके पास 6 RUMP है, तो you must have to need 6 molecule of ATP। yes, so 6 molecule of ATP come here। each ATP give 1 phosphorus to each molecule of RUMP to form RUBP, and you will get। so this is the regeneration of what? RUBP। अब RUBP का क्या हो गया है? regeneration। so this is all about the detailed mechanism of C3 cycle। अब आप क्या कीजिए कि एक बार शुरू से इसको रिवाइज करेंगे। मैं आपको रिवाइज करके देता हूं। 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू करना है। 6 RUBP में ऐड हो गए 6 कार्बन डाइऑक्साइड। एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम रिक्वायर्ड इज रुबिस्को। 6 molecule of 6 carbon unstable compound you will get due to addition of water। 6 carbon chain get splitted into 2 compound of 3PgA। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आप में बैलेंस कर सकते हैं। 3PgA का फास्फोराइलेशन होगा ATP से। ATP का एक फास्फोरस जाएगा, 2 फास्फोरस बचेंगे, और नाउ यू गेट 1,3 bis phosphoglyceric acid undergo what? reduction। hydrogen is given up by
NADPH2 reduce and reduced form of 1,3-bis-PGA will become 3-phosphoglyceraldehyde. साइमल्टेनियसली एक फास्फोरस भी एलिमिनेट हो गया है, तो यह आपको लिखना पड़ेगा IP, इनऑर्गेनिक फास्फोरस। ओके, अब 12 मॉलिक्यूल में से 2 गए सिंथेटिक फेज की तरफ और 10 चले रीजनरेशन फेज की तरफ। So in this C3 cycle, for formation of 1 molecule of glucose, 6 molecule of carbon dioxide are required, and for formation of, this is very important calculation, that for formation of 1 molecule of glucose you need how many ATP and how many NADPH2. So for formation of 1 molecule of glucose you need 12 molecules of NADPH2। सिर्फ यहीं पर NADPH2 है, बाकी और देख लीजिए कहीं पर भी NADPH2 नहीं है। एंड हाउ मेनी ATP आर नीडेड, ATP कितना लगेगा, तो आप शुरू से काउंट कीजिए। तो हियर यू हैव 12 ATP मॉलिक्यूल, सिंथेटिक फेज में तो एक भी ATP नहीं है, रीजनरेशन में लास्ट में यहां पर 6 ATP है। सो 12 एंड 6। अब आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सर अपने को वापस आने की जरूरत नहीं है क्योंकि ग्लूकोज तो उधर के रास्ते पे फॉर्म हो गया, तो हम सिर्फ ये ATP काउंट करेंगे। जी नहीं, केल्विन साइकिल 6 बार रिवॉल्व होगी तब जाके ग्लूकोज बनेगा। तो ग्लूकोज बनने के लिए केल्विन साइकिल को पूरे 6 बार रिवॉल्व होना जरूरी है। मतलब ग्लूकोज भले ही सिंथेटिक फेज के इस रास्ते पर बना, इधर के रास्ते पर, लेकिन ATP काउंट करने के लिए आपको वापस रीजनरेशन फेज की तरफ आना ही पड़ेगा। ओके, तो 12 ATP प्लस 6 ATP टोटल you get 18 ATP मॉलिक्यूल। तो ये याद रख लीजिएगा कि फॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन यू नीड 12 NADPH2, 18 ATP, 6 molecule of carbon dioxide and 6 molecule of water is also needed. So this is all about the calculation of Kelvin's cycle, which is also called as C3. Why it is called as C3? Because reaction is start from here, carboxylation, and the first stable product consisting on 3 carbon. ये जो प्रोडक्ट है ये तो अनस्टेबल है, हमको स्टेबल प्रोडक्ट की बात करनी चाहिए। तो रिएक्शन में सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी 3 कार्बन का प्रोडक्ट पहले स्टेबल है, इसीलिए साइकिल का नाम रखा गया C3 साइकिल। ओके, इसका नोट्स बनाइए, इसके डायग्राम को बार बार आप रिपीट करते जाइए, उसको याद रख लीजिए अच्छे तरीके से, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।